हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5th, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारी बेसिक बातें आपने पढ़ी, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ा और आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोग क्रॉस के बारे में स्टडी कर रहे थे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, राइट। तो स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट? टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस दैट इज परफॉर्म बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट, और F1 हाइब्रिड वो जिनका जीनोटाइप हमको पता नहीं है, डिटरमाइन करना है। और टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म टू नो वेदर हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर होमोजाइगस एंड हाउ मेनी हेट्रोजाइगस, करेक्ट। whereas back cross is cross between hybrid and any of the parent plant या organism। तो स्टूडेंट, हमने आपको मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस सिखाया था। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1 और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो मैंने आपको बताया था 1:1:1:1:1, 4 बार 1 होगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल फिक्स होता है। और टेस्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम होता है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का कैसे कराते हैं और उसका रेशियो कैसे 1:1:1:1 आता है स्टूडेंट। तो आइए सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस शुरू करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, आज की क्लास में आप एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे जो कि फर्दर आपको टॉपिक में काम आएगा, और वो है गैमीट्स बनाना। देखिए, क्रॉस में अगर आप गैमीट्स बिल्कुल सही सही बना लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि गैमीट्स का जो नंबर है वही डिसाइड करता है कि कितने पुनेट स्क्वायर बनेंगे, राइट। अगर मान लीजिए एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ भी 4 है, तो पुनेट स्क्वायर कितना बनेगा? 4 4 जा 16 बनेगा। और एक तरफ 2 गैमीट्स बनते हैं, दूसरी तरफ भी 2 गैमीट्स बनते हैं, तो 2 2 जा 4, यानी बॉक्स कितना बनेगा? 4। ओके स्टूडेंट, तो आज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। डाई हाइब्रिड का मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट या 2 पेयर ऑफ एलील को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया कैपिटल T स्मॉल t, इसके साथ रेड फ्लावर ले रहे हैं कैपिटल R स्मॉल r, और इसको क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r। तो स्टूडेंट, ये रेसेसिव पेरेंट हो गया और ये हेट्रोजाइगस जिसका जीनोटाइप आपको पता नहीं है, क्रॉस के बाद आपको मालूम होगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में सेलेक्ट किया। अब सबसे पहले इसमें गैमीट्स बनाते हैं। तो देखिए, गैमीट्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको देखना है ये 1 पेयर ऑफ एलील है, ये दूसरा पेयर ऑफ एलील है। ओके, तो एक तो देखिए रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस में क्या है कि एक इधर से आप एलील लेते हैं और एक इधर से लेते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, राइट। 1 एलील फ्रॉम दिस पेयर, 1 एलील फ्रॉम दिस पेयर, और मिक्स करके इसका मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए कैसे, जैसे कैपिटल T आपने लिया तो कैपिटल T, इधर से आपने लिया कैपिटल R, एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब सोचिए क्या कैपिटल T के साथ और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो हो सकता है। तो कैपिटल T के साथ आपने लिया स्मॉल r, क्लियर। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचिए कैपिटल T के साथ नहीं, क्योंकि कैपिटल T इधर से आपने लिया कैपिटल R, 1 पेयर ऑफ बन गया गैमीट्स, और यहाँ कैपिटल T के साथ स्मॉल r लिया आपने, दूसरा बन गया। अब देखिए नेक्स्ट, और अब क्या बचा? अब इधर बचा स्मॉल t, इधर बचा कैपिटल R, तो स्मॉल t के साथ कैपिटल R और इधर स्मॉल t के साथ स्मॉल r, यानी स्मॉल t के साथ कैपिटल R, स्मॉल t के साथ स्मॉल। तो ये 4 यहाँ पे पॉसिबल गैमीट्स बने स्टूडेंट। और यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 पेयर ऑफ एलील्स है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है। तो एक आपने लिया स्मॉल t इधर से लिया R,
स्मॉल आर, और फिर से अगर लेते हैं इसी को बनाएंगे दूसरा, तो फिर स्मॉल टी और स्मॉल आर बनेगा, तो दूसरी बार नहीं लेना है, तो एक टी के साथ खत्म हो गया। अब दूसरा टी देखिए, यहाँ पे भी स्मॉल टी लिया और उसके साथ लिया स्मॉल आर, और स्मॉल टी के साथ फिर लेंगे कैप स्मॉल आर, तो ये आपका जो है फिर से रिपीट हो जाएगा। तो यानी रिपीटेड हमको नहीं लेना है, हमको एक ही लेना है कॉमन। ओके, तो यहाँ बने स्टूडेंट 4 गैमीट्स, यहाँ बने 2। ठीक है, ये दोनों भी सेम है, इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं, पर पहले 2 को करा के सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8, बट आप नीट के एग्ज़ाम में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, टाइम नहीं है, तो आपने यहाँ 4 लिया और यहाँ भी 2 एक जैसा है, तो इसमें से एक आपने कॉमन ले लिया और इसके साथ करा दिया, तो कितना बन गया 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स और 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो 4 1 जा 4 और यहाँ लेंगे तो 4 2 जा 8 और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1:1:1 आएगा। अब ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं फार्मूला। फार्मूला से स्टूडेंट आप विद इन फ्यू सेकेंड्स पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ गैमीट्स कितना बनेगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसी में आपको पता करना है कि नंबर ऑफ गैमीट्स कितना बनेगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला स्टूडेंट 2 टू द पावर n, ये फार्मूला है 2 टू द पावर n। किसका फार्मूला? ये फार्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ गैमीट्स। नंबर ऑफ गैमीट्स पता करने का फार्मूला है स्टूडेंट 2 टू द पावर n। यहां पे देखिए n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोसाई। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोसाई। देखिए लोसाई क्या है स्टूडेंट? लोसाई मैंने आपको इसीलिए टर्मिनोलॉजी में बताया था, लोकस या लोसाई, याद करिए। लोसाई या लोकस क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा ऑन क्रोमोसोम, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लोकस। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? लोसाई। मैंने आपको क्लासरूम के बेंच वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक लंबा बेंच है, उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट बैठता है, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे? लोकस, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? लोसाई। करेक्ट। तो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोसाई, यानी अगर आपको हेट्रोजाइगस लोसाई का नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल सकते हैं। स्टूडेंट देखिए ये पूरा मैथ्स चल रहा है, एक तरह से बायोलॉजी का मैथ्स है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और समझेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ओके, और बहुत एप्लीकेशन है इसका। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोसाई हुआ। अब देखिए हमें यहाँ पे गैमीट पता करना है, तो यहाँ देखिए कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे देखिए कितना हेट्रोजाइगस कंडीशन है? 1। हेट्रोजाइगस मीन्स पेयर का दोनों डिफरेंट होगा, और यहाँ पे भी कितना है? डिफरेंट है, यानी हेट्रोजाइगस कितना है? 2। तो इस केस का अगर एग्जाम्पल लें तो 2 टू द पावर n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 2 टू द पावर 2 हो गया, तो क्या होगा? 2 इंटू 2, यानी कितना गैमीट्स बनेगा? 4 पॉसिबल गैमीट्स बनेगा। तो यहाँ देखिए 4 बन गया, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, 4 गैमीट्स बन गया। यानी आप इस फार्मूले से पता कर सकते हैं कि कितना गैमीट्स आपको बनाना है, और अगर कम बन रहा है तो भी गलत है, ज़्यादा बन रहा है तो भी गलत है। तो एग्जैक्ट 4 गैमीट्स बनना चाहिए। ओके, और एनसीईआरटी में पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिएगा। उसमें क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोसाई आर 4, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स, तो वो आप करिएगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई कैपिटल ई। अब मान लीजिए इतना लंबा कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो अब देखिए ये मान लीजिए सपोज कॉम्बिनेशन आ गया। अब आपसे पूछा जाता है
कि आप नंबर ऑफ गैमिट्स बताइए कि इसमें कितना होगा, राइट। और वहाँ आपको मैक्सिमम 1 मिनट मिलता है एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, 2n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोसाई। मेरे साथ आप याद कर लीजिए फार्मूला, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोसाई। सो स्टूडेंट देखिए अब हेट्रोजाइगस कितना है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, पहले कितना पेयर ऑफ एली लइए, देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। अब 5 पेयर्स में हमें ये देखना है कि हेट्रोजाइगस लोसाई कितना है। तो देखिए यहाँ पे हेट्रोजाइगस लोसाई है, ओके यहाँ पे होमोजाइगस है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे होमोजाइगस है। तो देखिए हेट्रो, ये होमो है, ये नहीं लेना है, ये लेना है आपको, ये भी लेना है, ये लेना है हेट्रोजाइगस, ये नहीं लेना है। तो कितना हो 1 2 3, यानी हेट्रोजाइगस लोसाई का नंबर कितना हो गया स्टूडेंट 3। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैमिट्स कितना बनेगा, फार्मूला वही लगेगा 2 टू द पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे कितने गैमिट्स बनेंगे स्टूडेंट, 8 गैमिट्स बनेंगे। देखिए 2 टू द पावर 3 है, तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में 2 3 जा 6 लिख देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से करिएगा इसको। 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, सारे स्टेप फॉलो करके, जल्दीबाजी में कभी कभी गलती हो जाता है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 गैमिट्स यहाँ बना। उसी तरह अगर 4 हेट्रोजाइगस है तो 2 टू द पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार रहेगा, 2 4 जा 8 करके ऐसे नहीं निकालिएगा, ओके। तो जल्दीबाजी में नहीं, आराम से करिएगा स्टूडेंट। इस फार्मूले से आप चाहे जितना लंबा कॉम्बिनेशन हो, 40 कॉम्बिनेशन हो, आप आराम से निकाल सकते हैं हेट्रोजाइगस। बस आप देखिए जिस पेयर में दोनों अलग अलग हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, वो हेट्रोजाइगस होगा, बस उसको पता करिए, n की वैल्यू लिखिए और आपका विद इन 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का हमने ये लिया था कि ये दो ऑफस्प्रिंग के प्लांट के बीच में आप क्रॉस कराने जा रहे हैं। तो देखिए ये F1 ऑफस्प्रिंग है या अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है, और ये रिसेसिव। अब यहाँ पे मैंने आपको गैमीट फॉर्मेशन सिखाया कि कैसे आप गैमीट फॉर्म करोगे। तो यहाँ आया 2 टू द पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 गैमिट्स बना। अब इसी क्रॉस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको सीख लिया होगा। अब हम लोग इसी क्रॉस को आगे बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट यू कैन नोट डाउन द कंटेंट विच इज़ ऑन बोर्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने सिस्टम को पॉज करके लिख लेंगे, पूरा मैथ्स है ये बायोलॉजी का, और ये आपको आगे आने वाले क्रॉस में बहुत ही काम आने वाला है। सो जस्ट लेट अस क्लीन द बोर्ड एंड अब क्रॉस हम लोग देखते हैं कैसे इसमें बनता है। सो स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ जो गैमीट्स हैं वो कितने होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा गैमीट्स बन रहा है, और उसी हिसाब से वो स्क्वायर को बनाएंगे, कितना स्क्वायर बनेगा। तो इधर 4 है, इधर 2, तो 4 2 जा कितना हुआ 8, यानी हमें पुनेट स्क्वायर कितना बनाना है 8 बनाना है। इसके लिए देखिए आप वर्टिकल भी ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको 8 स्क्वायर बनाना है। देखिए आपने ऐसे कर दिया, इसको 8 कॉलम बनाना है, यहाँ पे ये हो गया 8, क्लियर। देखिए 1 2 3 4 और 4 नीचे है 8, तो 8 यहाँ पे स्क्वायर बन गया। अब देखिए ये 4 आपको इधर रखना है, क्योंकि इधर 4 का आपने जगह बनाया है। कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R, और स्मॉल t स्मॉल r हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे कितना है 2, इसको रख दीजिए इधर, स्मॉल t स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r। मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इन दोनों में भी कॉमन ले सकते हैं और आप सिंगल से ही तुरंत रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको पूरा दिखाना होगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ इसको लेंगे और इसके साथ कॉम्बिनेशन लगा के यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह इसको लेंगे, इसके साथ कॉम्बिनेशन लगा के यहाँ लिखेंगे।
इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे यहाँ पे और इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे यहाँ पे। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे मान लीजिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई एक फ्रेंड है मिलने आया है और यहाँ 4 लोग हैं, तो चारों लोगों को पहले वो मिलने आया तो उससे मिला दीजिए और कंबाइन करके यहाँ पे लिख दीजिए, उसका काम खत्म हो गया। अब सेकंड आया, सेकंड को भी इसी तरह कंबाइन करा के आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब इन दोनों को आपको कंबाइन कराना है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, कैपिटल टी पहले लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर कोई भी हो, और स्मॉल लेटर बाद में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ टी और टी एक साथ आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। आर आर आपको एक साथ लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ स्टूडेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर से समझिए, इन दोनों को आपको कंबाइन कराना है, तो टी टी लिख दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ कंबाइन कराएंगे, तो स्मॉल टी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी और स्मॉल आर कैपिटल आर है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर यहाँ स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी और स्मॉल आर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन आपको मिला। अब इसी तरह इसका कराएंगे, तो चूंकि ये सेम है तो सेम कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये स्टूडेंट रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट को आपको एनालाइज करना है, तो देखिए कैसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आइए फिनोटाइप देखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। स्टूडेंट फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, देखिए ये प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल और रेड फ्लावर, टॉल वाइट फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ, वाइट फ्लावर यानी प्लांट ड्वार्फ है और फ्लावर हमने वाइट लिया है। यहाँ पे प्लांट कैसा है, प्लांट टॉल है, और कैसा फ्लावर है स्टूडेंट, रेड फ्लावर है। तो टॉल प्लांट और रेड फ्लावर और ड्वार्फ प्लांट वाइट फ्लावर का चल रहा है। तो देखिए टॉल रेड होगा, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1, टॉल रेड। ये कैसा हुआ, टॉल और वाइट, तो 1 दूसरा बन गया। तीसरा कैसा हुआ, वाइट फ्लावर ड्वार्फ प्लांट और रेड फ्लावर, क्लियर। स्मॉल टी है तो ड्वार्फ प्लांट और रेड फ्लावर, तो 1 हो गया। ये क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट और वाइट फ्लावर, तो स्टूडेंट ये भी 1 बन गया। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:1:1:1, 1 टॉल रेड, फिर 1 टॉल एंड वाइट फ्लावर, एंड ड्वार्फ एंड रेड फ्लावर, और ड्वार्फ एंड वाइट फ्लावर। अब जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो स्टूडेंट, तो देखिए जीनोटिपिक रेशियो में क्या होगा, यहाँ पे कैसा, देखिए जीनोटाइप जो आपको देखना है वो कैसा होगा। तो देखिए 1 यहाँ पे टॉल रेड था, 1 यहाँ पे टॉल रेड था, ठीक है। 2 उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा, मतलब इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आएगा 2:2:2:2, और उसको आपने सिंप्लीफाई किया तो रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। यहाँ पे देखिए ये जीनोटाइप एक जैसा है, राइट, तो 2 एक जैसा है। यहाँ पे ये दोनों जीनोटाइप देखिए बिल्कुल एक जैसा है, तो यहाँ 2 लिख दिया आपने। यहाँ पे भी ड्वार्फ रेड ये भी एक जैसा है, यहाँ पे भी आपने 2 लिख दिया। और फिर यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, ये एक जैसा है, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1:1:1:1। स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 1:1:1:1, और फाइनली जीनोटिपिक रेशियो क्या आया,
1:1:1:1, यानी आप ये देख रहे हैं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो है, वो 1:1:1:1 है 4 बार, और दोनों सेम है। मीन्स जितना फिनोटाइप है उतना ही जीनोटाइप है, राइट। तो वही चीज़ मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो है स्टूडेंट वो 1:1 होगा, वो फिनोटिपिक जीनोटिपिक सेम होगा। यहाँ पे भी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा, दैट इज़ 1:1:1:1, करेक्ट। और इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये मैंने आपको सिखाया कैसे गैमीट्स बनाते हैं और कैसे क्रॉस बनाते हैं स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करके मैंने बताया, आप इसको 1-2 बार लेक्चर रिमाइंड करके सुन सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो यू कैन नोट डाउन दी कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में पेज नंबर 94 पे, उसको भी ट्राई करेंगे आप। तो ये आपने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस सीखा है, कैसे कराते हैं क्रॉस और कैसे रिजल्ट आता है और कैसे उसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज़ आपने सीखा था। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स, गार्डन पी प्लांट्स को मेंडल ने सेलेक्ट क्यों किया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मेंडल, मैंने बताया था मेंडल की स्पेलिंग में DEL होता है, DAL नहीं होता है। तो वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया था पी प्लांट, ये क्वेश्चन आता है। वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, ओके। तो देखिए इसके बहुत सारे रीज़न थे। आपको मैंने बताया था कि मेंडल अपने करियर में फिजिक्स और बॉटनी से ग्रेजुएशन होने के बाद वो ब्रून सिटी के चर्च में प्रीस्ट हो गए थे, और उसके कंपाउंड में ये प्लांट गार्डन पी प्लांट जो पाइसम सेटाइवम है वो ग्रो कर रहा था। तो उस पर उन्होंने काम किया, उसको सेलेक्ट किया। तो सबसे पहला तो रीज़न ये था कि इट वॉज ग्रोइंग इन दैट कंपाउंड ऑफ चर्च इन विच मेंडल वॉज प्रीस्ट। तो बिल्कुल सामने उनको प्लांट दिख रहा था और कन्वीनियंट था काम करना, इस पर ग्रो करना, रिजल्ट ऑब्टेन करना। तो ये पॉइंट था। इसके अलावा जो पी प्लांट है स्टूडेंट, वो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेट्स, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उसमें बहुत सारे दिख जा रहे थे, वो रीज़न था। और जो पी प्लांट है वो एनुअल हार्ब्स है। एनुअल हार्ब्स मीन्स ये एनुअल प्लांट है और इसका जो रिजल्ट है वो 3-4 महीने में आ जाता है। तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है। अगर वो ऐसे प्लांट पे काम करते जो कई साल तक ग्रो करता तो वेट करना पड़ता बहुत लंबा उनको। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं easy or convenient to grow and observe। ठीक है, यहाँ पी प्लांट का मतलब पाइसम सेटाइवम है जिस पे उन्होंने वर्क किया था, इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड नेक्स्ट वॉज इट इज एनुअल हर्ब। ये एनुअल हर्ब है स्टूडेंट, विच गिव्स अर्ली रिजल्ट्स। ये अर्ली रिजल्ट देता है, इस वजह से इस पे काम करना बहुत ही आसान था। नेक्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट, इजी था और सेलेक्ट किया। इसके बाद आप बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बहुत ज़्यादा था
और मैंने बताया था कि मेंडल ने पहले 32 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया, फिर 18 लिया, बट फाइनली उन्होंने क्या सिलेक्ट किया? 7। आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट क्या, जो पी प्लांट था, इट वॉज प्योर लाइन पी प्लांट्स। स्टूडेंट ये जो पी प्लांट मेंडल ने सिलेक्ट किया, ये कौन सा था? इट वॉज प्योर लाइन पी प्लांट्स विच गिव्स स्टेबल, गिव्स की जगह पे आप शोज लिख दीजिए तो ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। गिव्स भी सही है, विच शोज स्टेबल करेक्टर, ब्रैकेट में आप ट्रेट्स लिख सकते हैं, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्टूडेंट ये कुछ रीजंस थे जिससे मेंडल ने सेलेक्ट किया और अपना मॉडल बनाया इस प्लांट को। तो इजी या कन्वीनियंट टू ग्रो एंड ऑब्जर्व, इट इज़ एनुअल हर्ब्स विच गिव्स अर्ली रिजल्ट, क्योंकि अगर वो ऐसे प्लांट पे काम करते हो बहुत देर में रिजल्ट दे रहा है तो बहुत टाइम लगता। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, इट वॉज प्योर लाइन पी प्लांट विच शोज स्टेबल कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्टूडेंट तो ये कुछ वजह थे जिसको मेंडल ने सेलेक्ट किया, और एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि वाई डिड मेंडल सेलेक्ट दिस प्लांट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट स्टूडेंट बाय पॉजिंग द सिस्टम। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई मेंडल कुड नॉट गेट द इम्पोर्टेंस of his work during his lifetime। स्टूडेंट मेंडल को अपने पूरे जीवन काल में इस बात का पता नहीं लग पाया कि ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के वो फादर होंगे, इस बात का उनको पता नहीं चल पाया। और without knowing the importance of his work, Mendel left this world in 1884। तो मेंडल इस दुनिया से चले गए 1884 में बिना ये जाने कि ही वुड बी फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ऐसा क्या था कि मेंडल को अपने वर्क का इम्पोर्टेंस अपने वर्किंग पीरियड में नहीं मिल पाया, उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वाई मेंडल could not know the importance of his work, चलिए यहीं से लिखते हैं, his work during his lifetime। स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि वाई मेंडल कुड नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो देखिए इसके कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो स्टूडेंट ये था कि मेंडल ने अपने वर्क को एक बहुत ही कम पॉपुलर, लेस पॉपुलर जर्नल में पब्लिश कराया था, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाया, बहुत कम लोगों के पास पहुंचा, और जिनके पास पहुंचा भी उनको उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि उस समय जीन्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट कि मेंडल अपने वर्किंग पीरियड में बहुत ही एडवांस चल रहे थे, ही वॉज एडवांस इवन 50 और 100 ईयर्स, और उनकी बात लोगों को बहुत आसानी से समझ में नहीं आ रही थी, राइट। तो आइए नोट करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं मेंडल वॉज वेरी मच एडवांस्ड in his
आइडियाज़। स्टूडेंट मेंडल अपने आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस थे। नेक्स्ट, ही पब्लिश्ड his work in very less popular जर्नल, बहुत ही कम पॉपुलर जर्नल में स्टूडेंट उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया। ही पब्लिश हिज वर्क इन वेरी लेस पॉपुलर जर्नल। आफ्टर दैट during his period there was no discovery of genes, no discovery of genes, chromosomes, meiosis, माइटोसिस एट्सेट्रा। उनके टाइम में स्टूडेंट कोई भी डिस्कवरी नहीं हुआ था जीन्स का, क्रोमोसोम का, मियोसिस का, माइटोसिस का, इस तरह का कोई डिस्कवरी नहीं था, राइट। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मेंडल हाईलाइट नहीं हो पाए। और एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि जिस समय मेंडल वर्क कर रहे थे ठीक उसी समय लेमार्क और डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट था। और पूरा का पूरा जो साइंटिफिक वर्ल्ड था, बायोलॉजिकल वर्ल्ड था, इट वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कन्फ्लिक्ट दैट वाज प्रोड्यूस बिटवीन लेमार्क एंड डार्विन्स कॉन्सेप्ट। उनकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट था साइंटिफिक वर्ल्ड में, उस पर पूरा का पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड अट्रैक्ट था, तो मेंडल की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। ये भी एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग रीज़न था स्टूडेंट। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। और आई होप आप एक बढ़िया कॉपी में अपने ओन हैंड राइटिंग में आप लिख रहे होंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट था होल बायोलॉजिकल वर्ल्ड was attracted towards conflict that was created due to Lamarck and Darwin's theory. The student whole biological world was attracted towards conflict that was created due to Lamarck and Darwin theory. इस वजह से बायोलॉजिस्ट जो थे उनका जो अट्रैक्शन है वो मेंडल की तरफ कम था। और ये सारी बातें ऐसी थी जिसकी वजह से मेंडल को अपने लाइफ स्पैन में अपने वर्क का इम्पोर्टेंस पता नहीं चल पाया स्टूडेंट। तो विल कंटिन्यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसको इतना प्रिपेयर करिए, और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आप क्लास अटेंड करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।